नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लासों में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट तिलहनी क्राप कंप्लीट किए थे, जिसमें मूंगफली हो गया था और तिल हो गया था। ठीक, तो मूंगफली को तिलहनों का राजा कहते हैं और तिल जो है उसको तिलहनों की रानी कहते हैं। देखिए, मूंगफली में तेल का प्रतिशत कितना होता है? 45% होता है और प्रोटीन जो होता है 26% पाया जाता है। और तिल में 48 से 52% प्रोटीन तेल होता है और 18 से 20% प्रोटीन होता है। और आज हम लोग तिलहनी के क्रम में एक नेक्स्ट क्रॉप चालू करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सूरजमुखी। ठीक, सूर्यमुखी, उसको सनफ्लावर कहते हैं इंग्लिश में। सूरजमुखी। ठीक, देखिए, क्रापें तो ऐसे बहुत लंबी हैं, लेकिन जो क्राप में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो परीक्षा में आने लायक पॉइंट है, उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस। ठीक, और इसकी फैमिली क्या होती है? कंपोजिटी, या इसको एस्टेरेसी के नाम से भी जाना जाता है। कंपोजिटी। ठीक, इसको एस्टेरेसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और आगे हम लोग देखते हैं इसका क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर 2n कितना होता है? 34। सूरजमुखी में गुणसूत्र की संख्या 34 होती है। ठीक, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? देखिए, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको माना जाता है। मैक्सिको। ठीक, आगे इसका देखेंगे क्या? पुष्पक्रम। सूरजमुखी के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो इनफ्लोरोसेंस। क्या कहते हैं? कैपिटुलम कहते हैं। कैपिटुलम कहते हैं, या इसको हेड भी कहा जाता है। ठीक, तो बॉटनिकल नेम क्या है? हेलियंथस एनस। और इसकी फैमिली क्या है? कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 34। ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो मैक्सिको में है। और इसका पुष्पक्रम इनफ्लोरोसेंस क्या कहलाता है? कैपिटुलम कहलाता है, या हेड कहते हैं। बॉटनिकल नेम मतलब वानस्पतिक नाम हेलियंथस एनस है, फैमिली कंपोजिटी है, या इसका अन्य नाम क्या है? एस्ट्रेसी। जैसे ग्रेमिनी को पोएसी कहते हैं, वैसे एस्ट्रेसी क्या है? कंपोजिटी है। क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र की संख्या सूरजमुखी में
34 होती है। ओरिजिन प्लेस पूछा जाता है कितना होता है, मैक्सिको। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यह है इन्फ्लोरोसेंस, सूरजमुखी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो कैपिटुलम कहलाता है। ठीक, आगे फल, फल प्रकार, फल प्रकार क्या होता है, एकीन कहते हैं। सूरजमुखी का फल प्रकार एकीन होता है। एकीन होता है। ठीक, और इसमें जर्मिनेशन या अंकुरण कैसा पाया जाता है, तो इपीजियल अंकुरण होता है, मतलब बीजपत्र भूमि की सतह के ऊपर आ जाते हैं। अंकुरण जो होता है, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इपीजियल होता है। इपीजियल अंकुरण होता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है, सूरजमुखी कैसा पौधा है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, लेकिन सूरजमुखी डे न्यूट्रल प्लांट है, इस पर दिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूरजमुखी एक डे न्यूट्रल प्लांट है, डीएनपी है। ठीक, सूरजमुखी डीएनपी है। और गन्ना कैसा है, गन्ना जो है मिडिल डे प्लांट है, मध्यम दिन का पौधा है। याद रखिएगा इसके साथ गन्ना भी। जैसे जो अपवाद होते हैं परीक्षा में वही पूछे जाते हैं, ये जल्दी नहीं पूछा जाता है। इसे आप लोग सब जान ही रहे हैं कि रबी की मुख्यतः फसलें क्या होती हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, और खरीफ की मुख्यतः शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। तो सूरजमुखी जो है ये कैसा है, ये रबी में भी उगाया जा सकता है, खरीफ में भी और जायद में। सूरजमुखी को हम लोग वर्ष भर उगा सकते हैं, इसलिए क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सूरजमुखी जो होता है बोरोन का सूचक पौधा है, बोरोन इंडिकेटर प्लांट है। बोरान सूचक पौधा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है कई बार। बोरोन का सूचक पौधा कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो याद रखिएगा बोरोन का सूचक सूर्यमुखी होता है। ठीक, तेल प्रतिशत जो होता है, तेल कितना पाया जाता है, 45 से 50% तेल सूरजमुखी में पाया जाता है। 45 से 50%। ठीक, अगला पॉइंट है, इसके पहले अभी बिहार वाले में भी पूछा गया था कि हृदय रोगियों के लिए सूर्यमुखी का तेल लाभदायक होता है, किस लिए, क्योंकि सूरजमुखी के तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है। इसी के लिए क्या होता है, सूर्यमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। तो देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सूरजमुखी में एक लिनोलिक एसिड होता है, और ये 64% सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है, इसीलिए हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है।
ठीक। सूर्यमुखी में 64% लिनोलिक एसिड पाया जाता है। और ये लिनोलिक एसिड कैसा होता है? असंतृप्त वसीय अम्ल होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये। ठीक, देखिए फल का प्रकार सूरजमुखी का कैसा है? एकीन है। और जर्मिनेशन कैसा होता है? तो इपीजियल, सूरजमुखी में इपीजियल अंकुरण पाया जाता है। सूरजमुखी एक डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, याद रखना। और बोरोन का इंडिकेटर भी है। बोरोन तत्व की कमी जो होती है सबसे पहले सूरजमुखी पे आसानी से दिख जाती है। तेल का प्रतिशत कितना होता है? 45 से 50% होता है। और लिनोलिक एसिड 64% पाया जाता है। यह एक असंतृप्त वसीय अम्ल है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसी के लिए सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक, आगे सूरजमुखी असंतृप्त असंतृप्त वसीय अम्ल की अधिकता के कारण हृदय रोगियों के लिए कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है। ठीक, असंतृप्त वसीय अम्ल के कारण यह हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। और आगे देखते हैं इसके खली में, सूरजमुखी के खली में 40 से 42% सूरजमुखी के खली में 40 से 42% क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, सूरजमुखी के खली में क्या होता है? 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। और आगे परागण की बात आती है तो सूरजमुखी में कैसा परागण होता है? सूरजमुखी में पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और क्यों होता है? सूरजमुखी भी एक क्या है? प्रोटेंडरी है, प्रोटेंडरी क्रॉप है। जैसे मक्का अपने लोगों ने पढ़ा है कि मक्का प्रोटेंडरी है। प्रोटेंडरी में क्या होता है? जिसमें नर भाग, पौधे का नर भाग पहले विकसित हो जाता है तो प्रोटेंडरी कहलाता है। और जब पौधे में मादा भाग पहले विकसित होता है तो प्रोटोगायनी कहलाता है। प्रोटोगायनी का उदाहरण पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं कि प्रोटोगायनी का उदाहरण बाजरा होता है। ठीक, पॉलिनेशन में सूरजमुखी में क्या होता है? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण
होता है। और किससे होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। परागण जो होता है मधुमक्खियों के द्वारा होता है। पॉलिनेशन मधुमक्खियों द्वारा होता है। ठीक। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए क्यों अच्छा माना जाता है? असंतृप्त वसीय अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण यह हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। इसके खली में 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। सूरजमुखी के खली में पॉलिनेशन कैसा होता है? पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और क्यों होता है? सूरजमुखी भी एक प्रोटेंडरी है। प्रोटेंडरी है मतलब नर भाग पहले विकसित हो जाता है और मादा बाद में। और परागण किसके कारण होता है? किसके द्वारा? मधुमक्खियों द्वारा होता है। ठीक, आगे सोइंग टाइम इसका देख लेते हैं। सोइंग टाइम, तो सोइंग टाइम क्या है? हमने बताया है कि सूरजमुखी को वर्ष भर उगा सकते हैं, खरीफ में भी, रबी में भी, जायद में भी। खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ में कब बुआई करते हैं इसकी? जुलाई, जुलाई में करते हैं। रबी में कब करेंगे? सितंबर। और जायद में फरवरी या मार्च में। ठीक, करते हैं। और खरीफ में जब बुआई करते हैं तो जान ही रहे हैं आप लोग, खरीफ का ऋतु वर्षा का ऋतु होता है। तो इसमें स्पेसिंग जो रखते हैं हम लोग 60 इंटू 20 सेंटीमीटर रखते हैं खरीफ में। और रबी में 45 इंटू 20। जायद में भी यही रखते हैं। यह स्पेसिंग है। 60 क्या होता है? पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और ये प्लांट से प्लांट या पौध से पौध की दूरी होती है। ठीक, इसकी इंपॉर्टेंट किस्में जो पूछी जाती हैं, किस्में, तो इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो जुपिटर है, जुपिटर। और आगे है एक सनराइज सिलेक्शन, सनराइज सिलेक्शन, सनराइज सिलेक्शन है। और आगे है दिव्यमुखी, एक है दिव्यमुखी। ठीक, जुपिटर है, सनराइज सिलेक्शन है और दिव्यमुखी है। इसके बाद MSFH कितना? 1 है, 8 है और एक 17 है। ठीक, इसके बाद बादशाह, बादशाह भी एक इंपॉर्टेंट किस्म है। सूरजमुखी के बाद एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। ठीक, दिव्यमुखी और ज्वालामुखी। मार्डन भी इंपॉर्टेंट किस्म है, पूछा जाता है।
मार्डन और एक सूर्या। ठीक, और एक है BSH1। BSH1 ये क्या है? ये सूर्यमुखी की पहली संकर किस्म है। कौन सी? BSH1। सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म। सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म जो है कौन सी है? BSH1। और ये कब खोजी गई थी? इसका 1980 में। या डेवलप कब की गई थी? 1980 में। ठीक, तो देखिए सोइंग टाइम क्या रखते हैं? जान रहे हैं जब तीनों सीजन की है तो खरीफ में भी, रबी में और जायद में भी इंपॉर्टेंट किस्में जो हैं याद रखिए पूछा जाता है। एक जुपिटर पूछा जाता है, सनराइज सिलेक्शन भी है, मार्डन पूछा जाता है और BSH1 सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म जो है BSH1 है। आगे इसका देखिए अब सीड रेट देखते हैं हम लोग। सीड रेट सामान्यतः सीड रेट कितना होता है इसका? 10 से 12 किलोग्राम केजी प्रति हेक्टेयर होता है। 10 से 12। और संकर किस्म के लिए संकर किस्म में कितना रखते हैं? 8 किलोग्राम 8 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ठीक, फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं हम लोग। फर्टिलाइजर नाइट्रोजन कितना देखते हैं? 60 से 80 किलोग्राम केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है। फास्फोरस 60 केजी पे। और पोटास कितना देते हैं? 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटास। ठीक, और क्या होता है देखिए सूरजमुखी में पोटास की कमी होने पर क्या होता है? दाने खाली रह जाते हैं। पोटास की कमी होने पर बीज खाली रह जाते हैं। बीज खाली रह जाते हैं। ठीक, और इरिगेशन देख लेते हैं कब कब करते हैं। क्रांति का अवस्था क्या है इरिगेशन की? इरिगेशन पहली सिंचाई कब करते हैं? 3 से 4 पत्ती आने पर। पहली सिंचाई 4 से 5 पत्ती अवस्था। पत्ती अवस्था। और ये कब आती है? 40 से 45 डे आफ्टर सोइंग, DAS। पहली जो है 4 से 5 पत्ती अवस्था मतलब बुआई से 40 से 45 दिन बाद। ये तो हो गया पहली। दूसरी सिंचाई कब करते हैं? तो पुष्पन, फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज कब आता है? लगभग 75 दिन बाद।
70 से 75 डे आफ्टर सोइंग। और तीसरी जो है इंपॉर्टेंट, ये कब करते हैं? ग्रेन फॉर्मेशन या दाना बनते समय। दाना बनते समय, ठीक। और ये कब? 100 से 110 डे आफ्टर सोइंग, ठीक। खरपतवारनाशी के बारे में बात करते हैं तो सामान्यतः जो दलहनी फसलों में प्रयोग किया गया था, जैसे फ्लुक्लोरालिन है या पेंडामेथलिन है, वो ही प्रयोग इसमें भी करते हैं। पेंडामेथलिन का कितना प्रयोग करते हैं? 0.75 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। और उपज, इसकी उपज कितना रहता है सूरजमुखी में? 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 15 से 20 कुंटल ठीक। देखिए, सीड रेट 10 से 12 किलोग्राम है और संकर किस्मों में 8 किलोग्राम है। फर्टिलाइजर नाइट्रोजन 60 से 80, फास्फोरस 60 और पोटास 40। अगर पोटास की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं? क्या होता है? दाना खाली रह जाता है, बीज खाली रह जाते हैं उसमें। इरिगेशन 4 से 5 पत्ती अवस्था पे, और दूसरा फ्लावरिंग स्टेज पे, तीसरा ग्रेन फॉर्मेशन। और इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सूरजमुखी किस पोषक तत्व की कमी का सूचक है? तो सूरजमुखी किसका है? बोरान की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि बोरान की कमी का सूचक पौधा कौन सा है? तो सूरजमुखी है, ठीक। तो सूर्यमुखी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने थे आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। अब फिर मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।